कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इस लड़के का नाम लुइस होता है जो कि अपनी बचपन की दोस्त वेना से कॉल पर बात कर रहा था। लुइस कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता है। वेना लुइस से कहती है कि अगर तुम अपने घर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ अपने शहर ले चलो। लुइस उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्लेन से जा रहा हूँ। पर अगले ही पल लुइस सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है वेना के साथ टाइम गुजारने का, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। पर लुइस के पास तो रोड से जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं थी। अब लुइस अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और अगली सुबह एक पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए पहुंच जाता है। वो एक ओल्ड कार खरीद लेता है जिसमें ना रेडियो होता है ना एसी, यहाँ तक कि गाड़ी की एक लाइट भी नहीं होती है। इसके बाद लुइस खुश होकर अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब लुइस एक फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी में फ्यूल डलवाता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मैं प्लेन से नहीं बल्कि गाड़ी से आ रहा हूँ। उसकी मॉम थोड़ी सी हैरान होती है और उसे कहती है कि अगर तुम बाय रोड से आ रहे हो तो आते हुए अपने भाई फ्यूलर को भी लेते आना क्योंकि अब वो जेल से छूट गया है। इसलिए लुइस ना चाहते हुए भी अपने भाई को पिक करने के लिए निकल जाता है। आगे रास्ते में लुइस का ध्यान भटक जाता है, इसलिए वो गाड़ी अचानक से रोड से नीचे उतार देता है जिस वजह से पीछे आ रही पुलिस लुइस पर फाइन लगा देती है। साथ ही गाड़ी और स्पीड होने की वजह से उसे चेतावनी भी मिलती है और गाड़ी में अपनी लाइट ठीक कराने को बोलकर उसे छोड़ देते हैं। अब लुइस अपने भाई फ्यूलर को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये दोनों 5 साल के बाद मिल रहे थे। रास्ते में लुइस फ्यूलर को वेना को पिक करने के लिए जाने की बात बताता है तो इस बात से वो भी खुश हो जाता है और इसके साथ चलने की बात रखता है। लुइस बड़े भारी मन से उसको भी हाँ बोल देता है। हालांकि लुइस नहीं चाहता था कि उसका भाई साथ चले क्योंकि वो वेना के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता है। फ्यूलर लुइस को चिढ़ाता है कि वेना ने तुम्हें बस एक बार आने के लिए कहा और तुम बंदर की तरह उसके इशारों पर नाचने लगे। असल में वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है, जिस पर लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से गाड़ी को रोड से नीचे उतार कर रोक देता है और फ्यूलर को धमकाता है कि आगे से भूल कर भी वो ऐसी बात ना करे। इसके बाद दोनों भाई सफर में आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर फ्यूलर गाड़ी में एक रेडियो लगवाता है। इस रेडियो की मदद से सारे ट्रक और कार ड्राइवर आपस में बात कर सकते हैं। अब इस रेडियो की मदद से फ्यूलर का अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था और वो आसपास की गाड़ी वालों से इस रेडियो की मदद से बात कर रहा था। बात करने के लिए रेडियो में खास तरह के कोड डाले जाते हैं। ये कोड्स दूसरे ड्राइवर के नाम होते हैं। इसी तरह फ्यूलर भी अपना और लेविस का नाम रख लेता है। बात करते करते इसको एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम रस्टी नेल होता है जो कि बात करने में थोड़ा अजीब था। रस्टी कहता है कि बारिश का मौसम बड़ा अजीब होता है, कईयों को बारिश पसंद होती है और कईयों को नहीं। तभी फ्यूलर को एक खुरापाती आइडिया आता है और वो लुइस को कहता है कि तुम इस ड्राइवर से लड़की की आवाज में बात करो और हम इसे बेवकूफ बनाएंगे। शुरू में तो लुइस मना कर देता है लेकिन फ्यूलर की जिद करने की वजह से वो मान जाता है और उस ड्राइवर से लड़की की आवाज में बात करता है। ट्रक ड्राइवर भी लड़की समझकर उससे दोस्ती कर लेता है। बात करते करते अचानक रेडियो का नेटवर्क टूट जाता है। इस बात से उसका भाई बहुत उदास होता है। वो चाहता था कि हम उससे बात करते रहे और आखिर में बताएंगे कि हम लड़की नहीं बल्कि लड़के हैं, तो हमें बहुत मजा आता। आगे रात बहुत होने की वजह से वो दोनों भाई एक होटल में रूम लेने को सोचते हैं। फ्यूलर जब काउंटर पर जाता है तो वो देखता है कि एक अमीर आदमी काउंटर पर खड़े आदमी से लड़ाई कर रहा है। वो उस अमीर आदमी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी फ्यूलर को ही सुनाने लगता है और सुनाकर वहाँ से चला जाता है। जब लुइस कार में अकेला होता है तो रेडियो में वापस हलचल होती है। तभी फ्यूलर भी वापस कार में आ जाता है। रेडियो पर वही आदमी होता है जो पहले इन लोगों से बात कर रहा था। दरअसल रस्टी उन लोगों का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कार में सच में कोई लड़की है। इसलिए फ्यूलर एक और प्लान बनाता है और लुइस से कहता है कि इसे कहो कि इस होटल में आ जाए और रूम नंबर 17 में शराब की बोतल लेकर आए। दरअसल रूम नंबर 17 में वही आदमी रुका हुआ था जो थोड़ी देर पहले होटल स्टाफ से झगड़ा कर रहा था। अब दोनों भाई अपने रूम में आराम से बैठकर उस आदमी के आने का इंतजार करने लगते हैं। ठीक 12 बजने पर होटल के सामने एक ट्रक रुकता है। दोनों भाई खिड़की से देखते हैं और समझ जाते हैं कि रस्टी सच में आ गया है। अब दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। दोनों भाई रूम नंबर 17 की दीवार पर अपना कान लगाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। बातें सुनने से पता चलता है कि अमीर आदमी ड्राइवर को डांट रहा है लेकिन तभी अचानक से अजीब सी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है जैसे कि कोई किसी का गला दबा रहा हो। इस बात से घबराकर लुइस होटल के स्टाफ को कॉल करके रूम नंबर 17 में झगड़ा होने की बात बताता है। वर्कर कमरा नंबर 17 में कॉल करके पूछता है तो उसे बताता है कि यहाँ सब ठीक है। वर्कर भी इन दोनों भाइयों को वापस कॉल करके बताता है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए वो दोनों थोड़ी परेशान होकर आखिर में सो जाते हैं। रात को रस्टी का ट्रक भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कमरा नंबर 17 में पुलिस आती है और इन दोनों भाइयों से पूछताछ करती है।
पुलिस बताते हैं कि उस अमीर आदमी का शरीर रोड के किनारे बहुत ही बुरी हालत में मिला। ये सुनकर दोनों भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि उस अमीर आदमी ने ट्रक ड्राइवर को पीटा होगा, पर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया। आगे पुलिस उन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर वो अमीर आदमी एडमिट होता है। रस्टी ने उस अमीर आदमी के ऊपर वाले होठ को काट दिया था, जिस वजह से उसके दांत नजर आ रहे थे। ये सब देखने में वाकई में बहुत डरावना था। इन दोनों भाइयों को नहीं पता था कि इनका मजाक इतना खतरनाक साबित होगा। अब घबरा कर लुइस पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। पुलिस सच सुनने के बाद इन दोनों को डांटती है और बताते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे केस हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पुलिस भी इस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये दोनों भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए पुलिस इन्हें छोड़ देती है। लुइस आगे रास्ते में जब बोर होता है तो वो थोड़ा रेडियो को छेड़ता है, तो उसको वही रस्टी नाम का आदमी मिलता है जिसने उस अमीर आदमी की यह हालत की थी। रस्टी अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उससे बात की थी। वहीं लुइस का भाई उसके साथ बातें करके बातों को घुमा रहा होता है। तब फ्यूलर कहता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम बहुत बेकार हो। पर तभी लुइस अपने भाई के हाथ से माइक ले लेता है और उस आदमी से कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, मैं ही तुमसे लड़की की आवाज में बात कर रहा था। अब ये सच जानकर रस्टी को बहुत गुस्सा आता है और लेविस को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फ्यूलर बीच में ही लुइस के हाथ से माइक लेकर रस्टी को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। इस वजह से मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब फ्यूलर लगातार गालियां दिया जा रहा था, तभी रस्टी एक बात कहता है जिसे लुइस और फ्यूलर दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। अब रस्टी बताता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी की लाइट ठीक करवा लेनी चाहिए। इसका मतलब रस्टी इन दोनों की गाड़ी का बहुत लंबे टाइम से पीछा कर रहा है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गाड़ी को बहुत ही तेजी से भगाने लगते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। तभी लुइस बाईपास वाली रोड पर अपनी गाड़ी ले जाता है, जिस वजह से ट्रक सीधा निकल जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। आगे जाकर उनको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, जहाँ से वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते हैं। वहाँ पर लुइस फ्यूलर को गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए कहता है और खुद पुलिस को कॉल करने के लिए फोन बूथ पर जाता है। तभी पेट्रोल पंप पर एक बर्फ का ट्रक आकर रुकता है। उसमें से एक आदमी अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर बाहर आता है। फ्यूलर को लगता है कि यही रस्टी, इसलिए वो इशारा करके लुइस को बता देता है। अब लुइस बगैर पुलिस से बात किए अपना कार्ड काउंटर पर रखता है और वो बिल देकर बाहर आ जाता है। अब वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे डर के मारे वो एक ऐसी सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं जो कि अंधेरे में जाकर खत्म हो जाती है। मगर वो बर्फ वाला ट्रक इनका पीछा करते करते वहाँ पर भी आ जाता है। ट्रक वाला आदमी इनकी गाड़ी के पास आकर इनको अपना कार्ड लौटा देता है, जो कि लुइस काउंटर पर ही छोड़ आया था। दरअसल वो ट्रक ड्राइवर रस्टी नहीं होता है। ये जानकर वो दोनों भाई काफी खुश होते हैं और थोड़ा हंसते हैं। मगर तभी बर्फ वाले ट्रक को चीरते हुए एक ट्रक निकलता है। इस बार सच में रस्टी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। वो दोनों भाई जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते इनकी गाड़ी एक पेड़ के सामने जाकर फंस जाती है। रस्टी अपना ट्रक इनकी गाड़ी के सामने ले आता है और वो धीरे धीरे करके इनकी गाड़ी को कुचलने की कोशिश करता है। तभी फ्यूलर माइक उठाता है और रस्टी से माफी मांग लेता है। अब रस्टी मजाक करने की वजह पूछता है तो फ्यूलर कहता है कि हम मजे करने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिससे रस्टी कहता है कि तब मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, और वो ट्रक पीछे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोनों भाई वेना को पिक करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फ्यूलर रेडियो निकालकर फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इसी रेडियो की वजह से हुआ है। अब दोनों भाई वेना को देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तभी इनके पास वेना की दोस्त शार्लेट आती है और इनसे थोड़ी बात करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद तीनों सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में फ्यूलर सो जाता है, इसलिए वेना और लुइस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर तभी फ्यूलर जाग जाता है और इन्हें अपनी बातें नहीं करने देता। रात में ये तीनों एक बार में जाते हैं, जहाँ पर कुछ छपरी लोग वेना को छेड़ने लगते हैं। मामले को बिगड़ता देखकर फ्यूलर वेना को बार से बाहर ले जाता है और उसे रूम तक छोड़ने जाता है, जहाँ पर फ्यूलर और वेना पास आने लगते हैं। तभी लुइस आ जाता है और दोनों भाई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लुइस के सोने के बाद फ्यूलर शराब की बोतल लेकर वेना के रूम में जाता है, जहाँ पर दोनों मिलकर शराब पीते हैं। तभी लुइस के पास रस्टी का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई पास वाले कमरे में किसके साथ शराब पी रहा है। इतना कहते ही लुइस की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और सीधा वेना के रूम में जाता है। उन दोनों को साथ देकर लुइस थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे रस्टी की बातों से हैरानी होती है कि आखिर उसको वेना के बारे में कैसे पता चला। अब वो तीनों रात को ही वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में इनको साइन बोर्ड पर रस्टी का एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जिसमें वो इनको अपनी गाड़ी की डिग्गी चेक करने को बोलता है। इसलिए वो तीनों अपनी गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं, तो उसमें से वही रेडियो मिलता है जो कि फ्यूलर ने रास्ते में फेंक दिया था। इसका मतलब रस्टी अभी भी इनका पीछा कर रहा है। अब ये लोग इस रेडियो को ठीक करके रस्टी से बात करते हैं। जब रस्टी बात कर रहा था तो उसके पीछे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। उस आवाज को वेना पहचान लेती है। दरअसल
वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शार्लेट की होती है। अब इन्हें शार्लेट को बचाने के लिए रस्टी की बात माननी होगी। आगे रस्टी दोनों भाइयों को एक रेस्टोरेंट में अपनी सारी कपड़े उतार कर जाने के लिए कहता है। वहाँ पर दोनों भाइयों की खूब बेइज्जती होती है। ये सब रस्टी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कर रहा था। अब रस्टी वेना को बताता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आगे रस्टी इन तीनों को एक खेत में बुलाता है। खेत में बुलाकर इन्हें कहता है कि अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाओ। रस्टी अपने ट्रक से इन तीनों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों साइड में कूद जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब रात के अंधेरे में ये जैसे तैसे रस्टी के ट्रक से बच जाते हैं। आखिर में रस्टी अपने ट्रक से बाहर आता है और हमें पहली बार यहाँ पर रस्टी का चेहरा देखने को मिलता है। अब रस्टी वेना को किडनैप करके अपने साथ ट्रक में डालकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आगे इनकी गाड़ी में रस्टी आग लगाकर भाग जाता है। अब रस्टी रेडियो के जरिए उनको बताता है कि एक होटल के रूम नंबर 17 में एक शराब की बोतल के साथ तुम आ जाना। अब लुइस बोतल को उठाकर गाड़ी से दूर जाता है। तभी धमाके के साथ वो गाड़ी फट जाती है, इसलिए वो दोनों एक नई गाड़ी का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उनको एक पुराना सा ट्रक मिल जाता है। आधी रात को दोनों भाई शहर के हर होटल में कमरा नंबर 17 चेक करते हैं, क्योंकि रस्टी ने उन्हें होटल का नाम नहीं बताया था। इधर रस्टी वेना को एक चेयर पर बिठाकर उसे बांधकर टेप की मदद से उसका मुंह बंद कर देता है और बंदूक का मुंह वेना की तरफ करके उसकी ट्रिगर से एक रस्सी दरवाजे के साथ बांध देता है, ताकि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वेना का सर बंदूक से उड़ जाएगा। अब 12 बजे के करीब रस्टी पुलिस को फोन करके बता देता है कि यहाँ पर 3 लाश हैं, जो कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर बिछाने वाला है। अब कुछ देर बाद वो दोनों भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कमरा नंबर 17 खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो कमरा बिल्कुल खाली है, जिससे वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रखे फोन पर रस्टी कॉल करता है और ल्यूस का मजाक उड़ाता है। ल्यूस जब रस्टी से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रस्टी पास वाले कमरे में है, इसलिए वो फ्यूलर को पास वाले कमरे को चेक करने के लिए भेजता है। जब फ्यूलर पीछे से रूम में एंटर हो रहा होता है तो गलती से उससे आवाज हो जाती है और रस्टी फ्यूलर पर अटैक कर देता है। चीखने की आवाज सुनकर ल्यूस रूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी फ्यूलर खुद को छुड़ा लेता है और लुइस को दरवाजा खोलने से मना कर देता है। इधर फ्यूलर की टांग में एक कील घुस जाती है और वो उसे निकालने वाला था, पर रस्टी उस पर अपना पैर रखकर उसे वापस अंदर घुसा देता है। लुइस अपने भाई की आवाज सुन पीछे आता है तो देखता है कि रस्टी ने उसे दीवार पर लटका दिया है। लुइस उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को सबसे पहले होटल मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है, जिस वजह से अब वो हर रूम को चेक करने लगते हैं। लुइस भी अपने भाई को छुड़ा लेता है। पुलिस जैसे ही वेना के रूम का गेट खोलने वाली होती है, तभी लुइस टाइम पर आकर उसे गन के सामने से हटा लेता है। पुलिस गन की आवाज सुनकर लुइस को ही क्रिमिनल समझ लेती है। फ्यूलर देखता है कि रस्टी अपने ट्रक के साथ इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो सबको बता देता है, जिससे पुलिस ट्रक पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो नहीं रुकता और लुइस फ्यूलर को लेकर साइड में कूद जाता है और ट्रक रूम के अंदर घुस जाता है। पुलिस ट्रक के अंदर देखती है तो उन्हें ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है, मगर वेना की दोस्त शार्लेट सही सलामत होती है। पुलिस चेक करके इनको बताते हैं कि ड्राइवर बर्फ की कंपनी में काम करता है। ये सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं। तभी रेडियो पर रस्टी बोलता है, इसका मतलब रस्टी ने अपनी जगह पर उस बर्फ वाले ट्रक ड्राइवर को बिठा दिया था, जिसे उसने उस रात को 2 भागों में बांट दिया था और इस तरह से रस्टी अभी भी इनका पीछा करता रहेगा। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी का एक और भाग है जिसका वीडियो हम बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो की क्विक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।